तो जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जैसा कि हम लोग का साइंस का और मैथ का आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, तो कुछ दिन से 1-2 दिन आप लोग का एब्सेंट हो गया। तो इसके लिए रीज़न था कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बाबा की नगरी बैजनाथ धाम गए हुए थे, तो इसीलिए हम लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं आ पाई। जैसा कि उसके आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब कि ज़्यादा थकावट हो जाता है, जैसा कि आप लोग सभी को पता ही रहता है ना। तो सबसे पहले आप सभी को एक बार क्षमा चाह रहा हूँ। अब से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर होगी और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा था। जो कोई भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट सीरीज रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया है कि इससे पहले 2 वीडियो आपके आ चुकी है। जो नहीं अभी तक देखे वो जा करके देखे, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीरीज प्रीवियस ईयर का? तो इससे आपको पता पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आता है और इसका एनालिसिस बहुत ही बेहतर ढंग से करवा रहे हैं। मतलब आप एक क्वेश्चन बनाओगे तो उसके एनालिसिस के थ्रू 10-15 क्वेश्चन आपको मतलब हो जाएंगे। ओवरव्यू आपका एक रिवीजन होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू रखें और आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, थोड़ा सा शेयर करो, कंजूसी मत करो। देखने में अगर अच्छा लगता तो जरूर शेयर करो, दिल से शेयर करना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती अगर अच्छा ना लगे तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सबसे मतलब कि जो सूटेबल है वो आप भरना है। ध्वनि के पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो पिच होता है ना, किस पे निर्भर करती है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आवृत्ति पर, है ना, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बी में लय, टिम्बर पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पे या तरंग दैर्ध्य पे। तो सबसे पहले ध्वनि के बारे में जानेंगे। तो देखो ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, है ना। ध्वनि के लक्षणों के बारे में जाने उसके बाद आप खुद क्वेश्चन मारोगे, जैसा कि हम लोग को पता है। तो देखो ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं ना। ध्वनि के लक्षणों की बात करें तो ध्वनि के बेसिकली कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण। पहला होता है लाउडनेस। क्या होता है? पहला आपका होता है लाउडनेस, तीव्रता। लाउडनेस मतलब तीव्रता जिसको बोलते हैं। दूसरा लक्षण आपका हो गया, है ना, तारत्व, पिच, जिसको क्या बोलते हैं? पिच, तारत्व, है ना, तारत्व, ठीक है। तीसरा हो गया ध्वनि का गुण। ध्वनि का कैसा गुण है? सुरीला है, मोटा है, पतला है, किस तरह का क्वालिटी। जैसे आप रिलेटिव का आवाज़ पहचान लेते हो पकड़ के, है ना, नाना जी का आवाज़। तो गुण, ध्वनि का गुण के बारे में, है ना, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी, ठीक है। तो अब देखो लाउडनेस के बारे में बात करते हैं। लाउडनेस होता क्या है? कोई आवाज़ कितना ज़्यादा मोटा या कितना ज़्यादा, मतलब कोई आवाज़ कितना ज़्यादा धीमा या कितना तेज है। तो आवाज़ का, साउंड का लाउडनेस क्या होता है? मतलब कोई भी आवाज़ कितना धीमा या तेज बोला जा रहा है, धीमा या तेज होना। लाउडनेस क्या होता है? आवाज़, साउंड का धीमा या तेज होना, ठीक है। जैसे मैं जोर से बोलूँगा तो मेरा लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है। आदमी का लाउडनेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। कोई अगर लड़की बोल रही है तो उसका लाउडनेस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो अब ये लाउडनेस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है भाई साहब? तो अब ये लाउडनेस आपका डिपेंड करती है, याद रखना है। अब ये लाउडनेस आपका डिपेंड करती है ध्वनि की आवृत्ति पर। किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति पे डिपेंड करती है और आयाम पे डिपेंड करती है। किस पे? आवृत्ति पे और आयाम पे। अब किस तरह डिपेंड करती है? अगर आप आवृत्ति को बढ़ाओगे, अब अगर आप आवृत्ति को क्या करोगे? आवृत्ति को जैसे ही बढ़ाओगे तो लाउडनेस बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ाओगे तो लाउडनेस बढ़ेगा, आयाम भी बढ़ाओगे तो लाउडनेस आपका ये बढ़ने वाला है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? तीव्रता। आपकी आवृत्ति बढ़ाने से तीव्रता बढ़ेगी, है ना, आयाम बढ़ाने से तीव्रता। और होता क्या है? कोई भी आवाज़ कितना धीमा या तेज, जितना ज़्यादा आवाज़ तेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका लाउडनेस होगा, जैसे हम लोग का लाउडनेस। अब उसी तरह बात करते हैं, अच्छा ये देखो ध्वनि की जो लाउडनेस है ना, तीव्रता, है ना, इसको तो तीव्रता को मेजर किस में करते हैं? मेजर नापा किस में जाता है? डेसिबल में। क्या? ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। तो जैसे जानते हो सामान्य मनुष्य का आवाज़ का डेसिबल कितना? 45 तक हम लोग सुन सकते हैं। जैसे जेट का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है ना, हवाई जहाज का, तो वो हम लोग सुन नहीं सकते, उसका लाउडनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तारत्व। तो तारत्व देखो होता क्या था? ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चले कि ध्वनि कितनी तीखी है ना, कितनी तेज है, कितनी ध्वनि आपका तेज है या कितनी पतली है ना, पतला या मोटा होना। ध्वनि का क्या होना? ध्वनि साउंड का पतला या मोटा होना, है ना। तो अब देखो क्या होता है, जैसे अक्सर देखते हो हम लोग का आवाज़ क्या होता है? मोटा होता है, मतलब आवाज़ मोटा है, भारीपन होता है, ठीक है। तो मनुष्यों का आवाज़ अधिकतर क्या होता है? तो मोटा में किसका होता है? मनुष्य।
मनुष्य ले लो, शेर की दहाड़, जो शेर दहाड़ते बहुत ही मोटा आवाज़ होता है, ठीक है। और पतला आवाज़ में लेते हैं तो आपका कौन, स्त्रियों की आवाज़, स्त्री हो गया। मच्छर का भिनभिनाना, मच्छर का भिनभिनाना, तो इनका आवाज़ पतला होता है। तो कोई भी आवाज़ कितना पतला है या कितना मोटा है ये किस पे डिपेंड करता है, उसके तारत्व पर। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो जिसका आवाज़ जितना पतला होगा उसका तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अब स्त्रियों का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, इसका मतलब उनका तारत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग का आवाज़ बहुत ज़्यादा ही क्या मोटा है, बहुत ही ज़्यादा क्या मोटा है, इसका मतलब हम लोग का तारत्व क्या है, कम है, ठीक है। तो अब एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर, एक नोट्स आप लोग को। देखो जिसका आवाज़ जितना ज़्यादा मोटा, तो पतला आवाज़, देखो तारत्व बढ़ाएंगे, जिसका तारत्व जितना ज़्यादा तारत्व बढ़ेगा तो आवाज़ क्या होगा, पतला, उतना ही आवाज़ क्या होगा, पतला होगा। फिर तारत्व अगर घटाएंगे, पतला, जैसे कि एग्जाम्पल तारत्व बढ़ेगा तो आवाज़ में पतलापन आएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्त्री, लेडीज़। अब जिसका तारत्व जितना ही कम होगा उसका आवाज़ क्या होगा, उतना ही मोटा होगा, है ना। आवाज़ कितना हो, मोटा, जैसे कि मनुष्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तारत्व, ये किस पे डिपेंड करती है, तारत्व आपका डिपेंड ऑन, तारत्व आपका डिपेंड करता है किस पे, आवृत्ति पे, किस पे, आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो आवृत्ति बढ़ाओगे तो तारत्व भी क्या होगा आपका, तारत्व भी बढ़ेगा, मतलब पिच भी बढ़ेगा। जिसका जितना आवृत्ति बढ़ेगा उसका उतना पिच भी बढ़ने वाला है, तो याद रखना। अब देखो जरूरी, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, तारत्व किस पे डिपेंड नहीं करता है, लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे, देखो तारत्व किसका ज़्यादा होता है, लेडीज़ का तारत्व ज़्यादा होता है ना, लेडीज़ का तारत्व ज़्यादा होता है, लेकिन लाउडनेस यहाँ पे क्या होता है, लेडीज़ का बहुत ही कम होता है। जरूरी नहीं कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड। तो तारत्व इस पे डिपेंड, तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती, ये लिख लो, है, डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड, तारत्व किस पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, किस पे, लाउडनेस पे। किस पे डिपेंड नहीं करती, लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करते। देखते हो शेर का दहाड़ का लाउडनेस ज़्यादा है लेकिन उसका तीव्रता बहुत ही कम है, लेकिन लेडीज़ का तीव्रता बहुत ज़्यादा है, लाउडनेस बहुत कम है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो तारत्व तो किस पे डिपेंड करती है, ओनली आवृत्ति में। तो आपका देखो, आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थानों में। तो ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है, ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है। तो आवृत्ति है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो गुण, तो गुण कोई भी आवाज़ कितना सुरीला है या कितना किस तरह का है, तो गुण पे पहचान है। जैसे आपका कोई रिलेटिव नाना जी का आवाज़ सुनते ही पहचान है, तो क्योंकि आपको उसका क्वालिटी पता है। वायलिन का आवाज़ क्वालिटी पता है, ठीक है। गिटार का आवाज़, तबला का आवाज़ क्वालिटी आपको पता है, तो वो हो गया ध्वनि का गुण, क्वालिटी, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लो अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आपको चल गया होगा पता किस किस पे डिपेंड करती है। तो देखो लाउडनेस याद रखना, आवृत्ति और आयाम पे डिपेंड करते हैं। लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल में, तारा तो डिपेंड करती है ओनली आवृत्ति पे, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा आवृत्ति तारा तो उतना अधिक होता है। तो तारा तो किसका, महिलाओं का अधिक तारत्व होता है और कम होता है मनुष्य का, इसीलिए उनका आवाज़ मोटा हो जाता है, ठीक है। गुण मतलब कितना आवाज़ सुरीला है। चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। शेयर करो आप लोग बिना बताएं, है ना, पूरा डिटेल में कर देना ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक रिएक्शन दिया हुआ H2O2 प्लस, ये क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम लोग क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या बनता है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन आपका ये बनता है। तो अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे बताना है ये अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4, एक क्षार के रूप में, ये क्षार के रूप में काम कर रहा है, या अपचायक के रूप में, या अम्ल के रूप में, या ऑक्सीकारक के रूप में। सबसे पहले जानेंगे दो चीज़ होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ जानोगे तभी ये बना, बहुत ही डीप का क्वेश्चन है, ठीक है। यही बोलते हैं LP है ना, ग्रुप डी में भी इस तरह क्वेश्चन आता है, हालत खराब कर दिया तो लोगों का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, दो चीज़ होता है, एक ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, एक होता है आपका अवकरण, रिडक्शन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवकरण। अब ऑक्सीडेशन में तो होता क्या है, ऑक्सीजन O2 का जुड़ना, O2 का ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, वैसा रिएक्शन जिसमें तत्वों या यौगिकों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन उससे हट जाए, उसका ऑक्सीडेशन। अब इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का ऐड होना, जुड़ना। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, ग्रहण करते हैं, उसका भी क्या होता है, रिडक्शन। अब याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, चाहे हाइड्रोजन हट रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे, अपचायक क्या बोलेंगे हम लोग इसको, आपका देखिए अपचायक बोलेंगे, हाँ अपचायक बोलते हैं, हिंदी में यही नाम है। अब बात करते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा उसको क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बेसिस पे देखो, समझो यहाँ पे, अब देखो क्या H2O2 का क्या हो रहा है, तो समझो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा, हाइड्रोजन जुड़ रहा, तो हाइड्रोजन का जुटना देखो, तो ये हाइड्रोजन का जुटना, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक भी बोलेंगे, ऑक्सीकारक भी बोलेंगे। अब जस्ट इस उल्टा ये हो जाएगा आपका। अब ये जब रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण को ही, इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा ना, तो ऑक्सीकरण को ही क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, H2O2 को, रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक, अपचायक के रूप में काम कर रहा है। तो ये किसके रूप में काम कर रहा है, अपचायक के रूप में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ H2O2 है ना, अब देखो H2O2 में क्या हो रहा है, ये H2 में से ऑक्सीजन निकल के अलग हो गया और ये H क्या है, हाइड्रोजन, ये H क्लोरीन के साथ, ये H क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। कैसे रिएक्शन कर रहा है, तो क्लोरीन के लास्ट में एक चाहिए, इसको एक चाहिए और हाइड्रोजन का प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ऐसे भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन के साथ संबंध बना लेगा। तो हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन का लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है उसको अपचायक भी बोलते हैं। तो इस बेसिस पे भी देख सकते हो। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो ये चीज़ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। सोच लो, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है। तो अब देखो, तो देखो अब बात करते हैं निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व है। तो बॉर्डर लाइन तत्व कहने का मतलब है एक पोलोनियम है, सिलिकॉन है, बिस्मथ है, बोरोन है। तो बॉर्डर लाइन तत्व देखे होगे आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या रहता है, ये साइड वाला धातु, और यहाँ पे देखते हो बॉर्डर लाइन ऐसे होता है, यहाँ पे एक बॉर्डर बनाया हुआ रहता है। बॉर्डर के इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, धातु बोलते हैं, और बॉर्डर के इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अधातु बोलते हैं, ठीक है, अधातु बोलते हैं। अब ये बॉर्डर लाइन पे कौन सा तत्व रहता है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ तत्व रहते हैं, यही तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। तो उपधातु में कौन कौन से तत्व रहते हैं, तो यही तत्व क्या बनाते हैं, धातु और अधातु को अलग करते हैं, बॉर्डर लाइन वाले तत्व। यही उपधातु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स बोलते हैं। अब कितने मेटालॉइड्स होते हैं, तो देखो बॉर्डर लाइन तत्व के बारे में जान जाएंगे तो आप जान जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है बॉर्डर लाइन तत्व में, क्या होता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, एंटीमनी हो गया ना, एंटीमनी के बाद टेरिलियम, पोलोनियम और स्टार्टिन, है ना। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसको क्या बोलते हैं, आर्सेनिक, इसको बोलते हैं एंटीमनी, है ना, और एंटीमनी, एंटी लिख देना है, एंटीमनी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेरिलियम, पोलोनियम, है ना, ये सब बॉर्डर लाइन तत्व में, इसको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा है, देखो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, कौन नहीं, पोलोनियम तो बॉर्डर लाइन तत्व, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, सी, बिस्मथ नहीं है, तो बिस्मथ नहीं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द बिस्मथ नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले ये तो ऑप्शन नंबर डी बिस्मथ बॉर्डर लाइन तत्व नहीं। अब एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछे, सबसे पहले मानव द्वारा निर्मित तत्व कौन था, फर्स्ट मानव निर्मित तत्व कौन था, याद रखना, मानव निर्मित तत्व कौन था, पोलोनियम,
पोलोनियम, जिसको क्या बोलेंगे, पीओ बोलेंगे, है ना। पोलोनियम सबसे पहले मानव निर्मित तत्व था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 4 है, ठीक है। तो बिस्मथ क्या बॉर्डर लाइन तत्व, बॉर्डर लाइन तत्व किसको बोलते हैं, जो धातु और अधातु को अलग करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपके लिए है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लास्ट वाले वर्ग में क्या चीज को रखा गया है ना, किस गैसों को रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है। सबसे पहले देखोगे गति का, न्यूटन महोदय ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, गति का प्रथम नियम यह बोलता है कि कोई भी वस्तु या तो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, या कोई वस्तु घूम रहा है ना, या कोई वस्तु स्थिर है ना, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसका जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको चेंजेस ना किया जाए, अपने अवस्था को बनाए रखे। कौन कौन अवस्था, या गति है तो गति की अवस्था, या विराम है तो विराम की अवस्था बनाए रहेगा, जब तक उसे कोई बाहरी बल लगा करके उसको कुछ छेड़ा ना जाए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम क्या दिया था इन्होंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, है ना, ये आपको दूसरा नियम दिया था, ठीक है। अब बताना गति के तीसरा नियम क्या दिया था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपका गति के 3 नियम। तो अब देखो इनमें से कौन सा गति का पहला नियम है, तो गति के 3 नियम के आधार पे इन्होंने गति के 3 समीकरण भी दिए। तो गति के 3 समीकरण आपको याद है, गति के नियम के 3 समीकरण, है ना, 3 समीकरण, ठीक है। तो गति के 3 समीकरण आपका क्या था, पहला नियम, गति का फर्स्ट नियम क्या बोलता है, गति का पहला नियम, फर्स्ट नियम क्या बोलता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा नियम क्या बोलता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा थर्ड नियम क्या बोलता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो गति का पहला नियम। अब देखो गति का पहला नियम किस किस के बीच रिलेशन बनाता है, देखो याद रखना, फर्स्ट और लास्ट को देखना। तो गति का पहला नियम वेग और समय के बीच क्या बताता है, वेग और समय के बीच संबंध। तो गति का पहला नियम किसके बीच संबंध है, वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा नियम, तो फर्स्ट और लास्ट को देखना, फर्स्ट क्या है, दूरी, इसी को दूरी बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं, स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच बताता है। स्थिति को क्या बोलते हैं, हम लोग पोजीशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। अब गति का तीसरा नियम वेग और स्थिति के बीच बताता है। इस मतलब दूरी, किस स्थिति पे, कितनी दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे, तो स्थिति बता रहा ना यही। तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, क्या बताता है, वेग और समय के बीच संबंध बताता है। ये हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर देखो क्या है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो गति का पहला नियम वेग और समय के बीच संबंध बताता है ना। तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। समझ में आया, तो तीनों मैं बता दिया और तीनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अपने अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में आपको पता ही है माता पिता का योगदान होता है। तो मेल में देखो, किसी भी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जोड़े में 23 जोड़े होते हैं और टोटल संख्या में 46। कितना होता है गुणसूत्र में, मेल या फीमेल दोनों की बात करें, मेल या फीमेल दोनों की बात करें, गुणसूत्र जोड़ों में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, और टोटल कितना होता है, 46 होता है ना, टोटल 46 जोड़े। तो मेल में क्या क्या होता है, मेल में 22 प्लस XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, 22 प्लस XX। अब देखो, अब आपको लड़का कैसे होगा, तो 22 प्लस, है ना, 22 प्लस आपका, जैसे कि मान लो लड़का होने का डिपेंडेंसी किस पे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 22 प्लस X आपको बताते हैं, 22 प्लस X, मान लो मेल का 22 प्लस X, ठीक है, और फीमेल का 22 प्लस Y आया, तो XY आया, अलग अलग आया, तो क्या होगा, लड़का हो जाएगा। फिर मान लो मेल कहाँ है, X यहाँ पे दे दिया था, मेल का अगर 22 प्लस Y आया, और फीमेल का 22 प्लस X ही देगा, 22 प्लस X ही देगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, आपका 22 प्लस XY बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अलग अलग है ना, देखो यहाँ पे XY है, और मान लो मेल तो यहाँ पे क्या दिया, 22 प्लस X दे दिया, ठीक है। ये मान लो मेल से 22 प्लस X, फीमेल से
फीमेल से भी मान लो 22 + x, सॉरी फीमेल से तो 22 + x ही मिलेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉरी लड़की बनेगा, ठीक है। सेम रहेगा तो लड़की, अगर मेल से x यहाँ पे मेल दे दिया, अगर मेल 22 + y देता है और फीमेल तो 22 + x ही हमेशा देगी, अलग अलग हो तो क्या होगा, बॉय बनेगा, लड़का का उत्पत्ति होगा, ये याद रखना। तो जीन का अपने आधा योगदान कर रहा है, देख रहे हो इसमें भी अपना आधा देता है, इसमें भी अपना आधा योगदान करता है, तो अपने जीन का आधा, तो ऑप्शन नंबर 5 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 का बी। चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 6 आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने के लिए गलत होगा। इसमें से 4 प्रयोग दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखो एक तत्व का एक मोल, हाँ बोल सकते हैं कोई, जैसे मान लो आपका H2 है, ये एक तत्व, तो एक तत्व के एक मोल हो सकते हैं, एक मोल का ग्राम कितना हो, 1 × 2 2 ग्राम, है ना, एक मोल का 2 ग्राम, ये बोल सकते हैं। फिर एक यौगिक का एक मोल, जैसे मान लो HCl, एक यौगिक कितना है, इसका हाइड्रोजन का 1 ग्राम, क्लोरीन का 17 दूनी 34 और 1 35 ग्राम होता है, तो टोटल कितना हो गया, ये एक मोल का कितना ग्राम हो गया आपका, 36 ग्राम, ये भी बोल सकते हैं, है ना। एक तत्व का एक परमाणु, एक तत्व का एक परमाणु भी हो सकता है, तत्व के 2 परमाणु में देते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है, क्लोरीन यहाँ लिखे तो क्लोरीन के Cl2 लिखे तो 1-2 परमाणु, इस तरह हो सकता है, ठीक है, ये सही है कथन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या बोल रहा है, एक यौगिक का एक परमाणु, अरे एक यौगिक में एक परमाणु होंगे क्या, यौगिक क्या होगा, तत्वों से मिलकर के बने, यौगिक क्या है, ढेर सारे अलग अलग तत्वों से मिलकर के बने, जैसे मान लो मिलेंगे NaHCO3, ये एक यौगिक है, कंपाउंड किस किस से मिला है, हाइड्रोजन, सोडियम से मिला, हाइड्रोजन से मिला, कार्बन से मिला और ऑक्सीजन से मिल करके बना, तो एक तत्व एक यौगिक के एक परमाणु होगा क्या, ये गलत आपका स्टेटमेंट है, 6 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलो अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन करता है, पुनर्जनन और मुकुलन कौन करता है, पुनर्जनन और मुकुलन आपका किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सबसे पहले इसमें दिया खमीर, ईस्ट, प्लाज्मोडियम। सबसे पहले देखो जनन 2 तरह का होता है, जनन बेसिकली बात करेंगे, रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक लैंगिक जनन है ना, एक लैंगिक जनन है ना, एक लैंगिक क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देना आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो देखो लैंगिक जनन में मेल प्लस फीमेल का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अलैंगिक जनन में या तो मेल या फीमेल मिल करके कोई अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलैंगिक जनन के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है अलैंगिक जनन में फीजन, जिसको बोलते हैं विखंडन, विखंडन के द्वारा हो सकता है। जैसे विखंडन 2 तरह से होते हैं, एक द्विविखंडन है ना, और एक बहुविखंडन। तो द्विविखंडन किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है, ठीक है। बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, किस में होता है, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन इसमें किस में होता है, आपका प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद हो गया आपका मुकुलन, बर्डिंग के द्वारा अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं ना, DING, बर्डिंग को क्या बोलते हैं, मुकुलन कौन करते हैं, ईस्ट एवं हाइड्रा बहुविकुलन के जैसे जनन करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आप लोग पुनर्जनन, उसको क्या बोलते हैं, इसको रीजेनरेशन बोलते हैं, पुनर्जनन किस में होता है। तो पुनर्जनन आपको याद रखना है, आपको हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। फिर एक होता है आपको कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन अपने काया, जैसे कि
कलमी से उगा देना, गुलाब का फूल का डंठल से काट के आप उगा देते हो, ठीक है। आलू का तना से उगाते हो, प्याज से, तो काया, अपने काया उसके मतलब देह से उत्पन्न होना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कायिक। गन्ना काट के आँख से गन्ना उत्पन्न होता है ना, कायिक प्रवर्धन इसको बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन किस कायिक प्रवर्धन के द्वारा किन होता है, तो आप रखते हो गुलाब फूल का होता है, गुलाब में होता है, गन्ना में होता है, आलू प्याज में होता है तना के द्वारा। फिर एक पत्ता है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कौन सा पत्ता जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करता है, ब्रायोफाइलम। क्या है, ब्रायोफाइलम, है ना, पत्थर चट्टा बिनगोनिया, है ना। तो चलो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर। तो अब क्या बोल रहा है इसमें बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन करता है। तो देखो तो पुनर्जनन और मुकुलन में दोनों कॉमन कौन सा है, कॉमन आपका हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करता है, पुनर्जनन भी करता है, मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा। किस में दिया हुआ, 7 का डी, ऑप्शन नंबर डी। देख लो भाई इतना तगड़ा करवा रहे डिस्कशन ना, कोई आपको यूट्यूब में इस तरह नहीं करवाएगा। फिर भी आप लोग यार शेयर वेयर नहीं करते हो, लगता है हमसे नाराज़ हो गया आप। नाराज़ हो तो हम पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं कि क्लास का है एब्सेंट हुआ, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करो। बताओ, आपको फ्री में इतना अच्छा क्लास दे रहे हैं, जो पेड कोर्स में भी इतना कोई डिस्कशन आपको नहीं करवाएगा, ठीक है। छांट के आप लोग लिख सकोगे, ऐसा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप लोग क्लास का क्वालिटी को देखो और शेयर करो यार ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। चलो आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है, बॉडी मुकुलन और पुनर्जनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, ठीक है। सबको नोट्स करते जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। गोलाकार दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग होता है जिसको काट करके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाया था। तो गोलाकार दर्पण में ये गोले का भाग होता है। अब इसको काट के क्या बनाया था, एक उत्तल दर्पण बना दिया गया, मतलब एक उत्तल दर्पण बना दिया गया, सॉरी, अगर इसको बाहर से कलर कर दिया, ये परावर्तक सतह है, तो कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। और ई वाला इस तरह बना गया, इस अंदर की ओर पेंट कर दिए, तो इसको क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अवतल को कॉन्केव, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या बताए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या बोलते हैं, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र। तो गोला, जिस गोले का भाग होता है ना, उसमें एक सेंटर भी होता है, ये गोला है, ये मान लो सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका आधा को क्या बोलते हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को फिर से आधा डिवाइड किए हैं, है ना। वक्रता केंद्र एक तरह से क्या है, गोले का क्या है, रेडियस ही है। तो यहाँ से यहाँ तक गोले का क्या है, रेडियस ही तो है ना। गोले का क्या है, एक तरह का रेडियस ही तो है। अब ये रेडियस जो होता है, तो रेडियस क्या होता है, फोकस का, रेडियस क्या होता है, फोकस का दुगना होता है। तो रेडियस को जब आधा कर देंगे तो क्या होगा, आपका फोकस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये है। तो अब आपको देखो क्या बोल, गोलाकार दर्पण प्रतिबिंब सतह के केंद्र को, तो इस सतह का केंद्र यही होता है, सी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जैसे देखो इसी को काटें तो क्या बना, इसी को काट के जब निकाल रहे तो इस तरह बनेगा, यहाँ पे ये फोकस था, यहाँ पे ये सी था। अब देखो इसी को ना काटें, इसी गोले को काटें, तो ये क्या वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, मान लो ये अवतल दर्पण निकाले, काट के बनाए, ये वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, एफ हो गया, फोकस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। तो आर बराबर क्या हो गया, 2f होगा। तो वक्रता केंद्र का जो सेंटर होता है, गोले का जो सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर आपको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। 8 का सी इज़ द राइट आंसर। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑप्शन समझ में आ गया रहा होगा आप लोगों को। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, अच्छा लग रहा होगा ये 100%, ठीक है। पेड क्लास में भी आपको इस तरह कोई डिस्कशन नहीं करवाने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला, मतलब कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो 2 आवेश के बीच, मान लो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो दोनों आवेश के बीच, दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, उसको बताया है, फोर्स को डिफाइन किया है। फोर्स बराबर होगा क्या, 2 आवेश के बीच अगर फोर्स लगा तो फोर्स को डिफाइन किया। तो चार्ल्स कूलाम्ब ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया, कौन, चार्ल्स कूलाम्ब के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में तो है आपका, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चार्ल्स कूलाम्ब ने क्या दिया, 2 आवेश। अब मान लेते कोई एक 2 बिंदु, कोई एक Q1 है और एक बिंदु Q2 है ना। कोई बिंदु Q1 है और ये दोनों चार्ज है, आवेश है, दोनों क्या है, आवेश है। ये दोनों क्या है आपका, आवेश Q1 है, आवेश Q2 चार्ज है। अब 2 आवेश के बीच का दूरी को मान लिया क्या है, 2 आवेश के बीच की दूरी का डिस्टेंस क्या है आपका,
डिस्टेंस माना दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर आपका डिस्टेंस है। तो अब देखो होता क्या, तो दोनों आवेश के बीच एक बल लग रहा हो, क्या काम कर रहा है, बल F काम कर रहा हो। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो चार्ल्स कूलॉम के द्वारा यह बोला गया कि जब दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों आवेश कौन, Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। इक्वेशन 1 ये बना। और उन्होंने क्या बोला कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ये दो आवेश Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इसके दूरी के वर्ग के व्यस्त के अनुपाती, मतलब दूरी का वर्ग मतलब स्क्वायर का व्यस्त के अनुपाती, मतलब उल्टा होता है। तो 1/r², ये बोला इक्वेशन 2। ठीक है, तो उन्होंने दो नियम बताए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा क्या बोला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के बीच के दूरी का वर्ग का व्यस्त के अनुपाती होता है, मतलब 1/r²। अगर समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन बोला व्यस्त के अनुपाती होता है, ये आपको ध्यान देना। अब दोनों इक्वेशन को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 × Q2/r²। ये हो गया कूलॉम्स का नियम। अब देखो होता क्या है, इसको आगे ब्रेक करते हैं। F है ना, ये एक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाते हैं, इसको हटाने बराबर देते हैं, तो इसके जगह क्या आता है, नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाता है K, है ना। ये तो Q1 Q2/r², ये आपका कूलॉम्स का नियम है। तो आपको जब भी क्वेश्चन इस पर आता है, Q1 का वैल्यू दिया रहेगा, Q2 वैल्यू दिया रहेगा, R दिया रहेगा कांस्टेंट का। अब देखो ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ के बराबर होता है। क्या होता है, 9 × 10⁻, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। यहाँ पे आपको ये पुट करना रहता है, जो कि वैल्यू क्या होता है, ये फिक्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो चलो, तो ये देखो, तो अब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चार्ल्स कूलॉम के द्वारा ये आपका आर्किमिडीज का क्या दिया गया था, तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लवन बल की परिभाषा दी गई थी। माइकल फैराडे ने विद्युत की खोज किया था, ठीक है ना, ये आपको दिखाना। तो ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डुप्ले क्या दिया था ये बताना। इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका चार्ल्स कूलॉम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को परिभाषित किया था, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है, कौन सा एक धन आयन है। तो देखो धन आयन किसको बोलते हैं, ज़्यादातर जितने धातुएं होते हैं ना, धातु इलेक्ट्रॉन को लूज करके धन आयन बनाते हैं, और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे धातु में मान लो सोडियम, इन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज करके अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं। अब मान लो क्लोरीन अधातु है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाते हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है। इस तरह फॉर्मेशन होता है NaCl। इन्हें क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक का जरूरत होता है, इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसका 8 हो गया, और ये ले लिया, तो ये ले करके इलेक्ट्रॉन को ले करके माइनस आयन बना लेता है, और ये दे करके धन आयन बना लेता है। दोनों क्या होता है, एक बॉन्ड बना करके क्या बनाए, नमक बना ले, रॉक साल्ट, और ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हो गया। क्यों, आयंस का शेयर किया, ठीक है, आयंस को शेयर करके। अब देखो होता क्या, किन में कौन धन आयन है, तो अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। हाइड्रोक्साइड, तो देखो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, एक हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है, याद रखना है। फिर देखो NH4 पे क्या होता है आपका, NH4 पे प्लस चार्ज होता है। कार्बोनेट CO3, देखो ऑप्शन नंबर आपका कार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर सी, इस पे CO3 पे 2 माइनस चार्ज होता है आपका, ठीक है। एक और हम लिखवा दे रहे हैं, NO3 पे माइनस, नाइट्रिक्स है ना, नाइट्रिक होता है और नाइट्रस होता है, ये NO पे नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक होता है ये, तो ये आपको ध्यान देना, माइनस चार्ज होता है। अब किस पे धन आयन होता है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, इसको अमोनियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। अब एक होता है अमोनियम, एक होता है अमोनिया। तो अमोनियम में NH4, और आपको कहीं मिला NH3, इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया, और इसमें 4 लग गया NH4, तो अमोनियम बोलेंगे, ये ध्यान देना। तो अमोनियम में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, ये धनायन होते हैं, है ना। तो देखो, तो अमोनियम है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो याद रखना, हाइड्रोक्साइड में माइनस चार्ज होता है, अमोनियम में प्लस चार्ज। कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी, CO3 कार्बोनेट बोलते हैं, इसमें आपका क्या होता है, -2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बनाता है, और NO3 में माइनस होता है, NO2 में भी माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका धनायन क्या होगा, अमोनियम है ना, NH4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको
सेशन अच्छा लगा होगा, डिटेल में बताएंगे तो क्वेश्चन को लिखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपको ये कंटिन्यू हम लोग सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, आप ही लोगों पर डिपेंड करता है यार, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का बहुत, थोड़ा सा भी आप लोग सपोर्ट करते हो ना, बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने को लेकर के। लेकिन जब आपका सपोर्ट हट जाता है तो यार मन फीका पड़ जाता है, तो पढ़ाएंगे किसको, आप ही लोगों को तो समझाएंगे जो भी है। इसमें बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट बोलते हैं, तो फिर देखो हम बहुत नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का फ्री प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, बोलो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उन सब कमेंट को इग्नोर करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं रेगुलर। हमें जो अच्छा लगता है, जो मेरे अंदर नॉलेज है आपको एक्सप्रेस करते हैं ना, या जो आपको अच्छे लगे वो भी हमको बताएं कि इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। तो बस आप लोग का सपोर्ट से ये चैनल चल सकता है आगे, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत यूट्यूब से इनकम, कुछ वैसा इनकम नहीं है। बस आप लोग का सपोर्ट से ये चीज़ चल रहा है, बस हमें अच्छा लगता है कि आप लोगों को बताएं, ठीक है। आप लोग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए हमने सोचा हमारे पास जो नॉलेज है ना वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि उनसे कुछ भी फ़ायदा आपको हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और हाँ बता दो, हमारे अभी शिवम क्लासेस धनबाद में ऑफलाइन सेंटर में अभी आपका एलपी का बैच स्टार्ट है, जिसमें 6 बजे से 6:30 बजे से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो जॉब वाले बच्चे भी आते हैं, तो 6:30 बजे से अगर जो पुटकी एरिया, धनबाद के पुटकी एरिया में आपका बेसिकली कोचिंग है, पुटकी में बैंक ऑफ इंडिया के बगल में। तो जो कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एलपी का बैच, तो वो 6:30 बजे मॉर्निंग वाला 6:30 से 8 बजे तक बैच चालू है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, बेसिक तरीके से उनको बता रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा, शेयर एकदम ज़रूर कर देना बिना बोले। धन्यवाद।